नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम रणभूमि और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। शनिवार को 7वें चरण की वोटिंग के बाद तमाम न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल उनका सामने आया, जिसमें भाजपा के 400 पार का दावा सच होता दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन 295 सीटों के साथ सरकार बनाने की बात कर रहा है। अब भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आना है, लेकिन नतीजों से पहले विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में जो एग्जिट पोल आए हैं, उनको लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की ओर से तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि एग्जिट पोल कितना एग्जिट होगा। 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी और नतीजों के दिन किसका मंगल होगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल सर्वे में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। वहीं एग्जिट पोल में भाजपा की एक तरफा जीत के दावों को कांग्रेस के नेता लगातार नकारते नजर आ रहे हैं। शनिवार को विभिन्न सर्वे एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए हैं, उनके नतीजों ने भाजपा और एनडीए में भरपूर जोश भर दिया है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी सरकार 400 के जादुई आंकड़े को छूते हुए देश में तीसरी बार सरकार बना रही है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए हैं, बात उनकी करें तो उनमें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 361 से 401 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 131 से 166 और अदर्स को 8 से 20 सीटें। सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 353 से 383 सीटें, इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें और अदर्स को 4 से 12। टुडेस चाणक्य की बात करें तो उसने अपने सर्वे में एनडीए को 385 से 415 सीटें दी हैं, तो इंडिया गठबंधन को 96 से 118 और अदर्स को 27 से 45 सीटें। जन की बात ने एनडीए को 362 से 392 सीटें, इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें, 141 से 161 सीटें, अदर्स को 10 से 20 सीटें। सीएनएक्स ने अपने सर्वे में एनडीए को 371 से 401 सीटें दी हैं, तो इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीटें और अदर्स को 28 से 38 सीटें। ईटीजी रिसर्च की बात करें तो एनडीए को 358, इंडिया गठबंधन को 152 और अदर्स को 33 सीटें। पोल स्ट्रेट की बात करें तो एनडीए को 346 सीटें, इंडिया गठबंधन को 162 सीटें और अदर्स को 35 सीटें दी हैं। मैट्रिसे ने एनडीए गठबंधन को 353 से 368 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें, वहीं अदर्स को 4 से 12 सीटें। अब एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए सीटों का जो आकलन दिखाया जा रहा है, वो कितना सटीक साबित होता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा के नेता उत्साहित हैं। हम पहले से यही कह रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले अभी कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं, तो हम तो 400 तो पार हो ही रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा पकड़ आजकल बहुत मजबूत है और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी एनडीए के तेलुगु देशम के नेतृत्व में एनडीए उधर जीत हासिल कर रहे हैं, तो पूरा देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का माहौल है। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं, वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहा है। अब एग्जिट पोल में जो आकलन दिखाया जा रहा है, उससे भाजपा भले ही उत्साहित है,
लेकिन विपक्षी गठबंधन भी शनिवार को हुई बैठक के बाद एक सुर में 295 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के नेता आक्रामक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के आकलन को मोदी मीडिया का पोल बताया, कहा कि यह फैंटेसी पोल है। राहुल ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले लोकसभा के सभी एग्जिट पोल को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को मंगलवार है, बजरंगबली तानाशाहों का नाश करेंगे। इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सुना आपने 295। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। अब एग्जिट पोल का आकलन और राजनेताओं के दावे जो भी हों, लेकिन जनता का फैसला किसके लिए खुशियां लेकर आएगा और किसे निराशा हाथ लगेगी, ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को देखने वाली बात ये भी होगी कि भाजपा का 400 पार का नारा हकीकत में तब्दील होगा या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए 4 जून कुछ चमत्कारिक साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वाकई आज 2 जून है और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तो जो एग्जिट पोल की बात हो रही है, 4 जून को ये एग्जिट पोल कितने एग्जिट साबित होंगे, इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस से पुष्पलीला कुंडरू जी, टीएमसी प्रवक्ता फरीद खान जी, राजनीतिक विश्लेषक सुमन भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोकर जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। चर्चा शुरू करें इसके पहले एक आंकड़ा मैं आपको और बता देता हूं कि जो 2019 में एग्जिट पोल आए थे, उसमें जो 2 चैनलों ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उसमें उनके जो आंकड़े थे, जो सीट्स बताई गई थी, वो 90% सही साबित हुए थे। और जो 5 चैनल थे, जो 2019 में उन्होंने जो सीटें बताई गई थी, जो एग्जिट पोल लेकर आए थे, उनके तकरीबन 72 से 87% सही साबित हुई थी जब पूरी तरह से फाइनल रिजल्ट सामने आया था। तो यहां पर वही फिर से शुरू करते हैं चर्चा हम कि आखिर जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े कल आए हैं, अब 4 जून को क्या ये एग्जिट पोल में बदलेंगे? सबसे पहले सुमन भटनागर जी, देखिए अक्सर इसको लेकर चर्चा चलती रहती है कि एग्जिट पोल जो आया है वो कितना सच होगा, कितना सही साबित होगा, लेकिन अगर पुराने कुछ आंकड़े उठाएं तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिशा तो बता ही देता है एग्जिट पोल। अभी इस आंकड़े को लेकर आप क्या कहेंगे, ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होंगे 4 जून को जब रिजल्ट आएगा? तो सुमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। सुमन जी, कितने सही साबित होंगे, कितने एग्जैक्ट साबित होंगी एग्जिट पोल जब 4 जून को रिजल्ट आएगा? तो देखो, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो होता नहीं, सिर्फ अंदाज लगाया जाता है, रुझान देखा जाता है, रुझान के हिसाब से जो है वो लोग अपना अपना अंदाजा का लगा देते हैं। अगर आप इस बार का एग्जिट पोल देखो तो मैक्सिमम जो सर्वे हुए हैं उसमें उन्होंने अपर हैंड दिखाया है इसका, बीजेपी का, और ये दिखाया है कि मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री आ सकते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है वो इसको नहीं मान रहा है, उसको लग रहा है कि ये मैनेज करके सारे के सारे सर्वे हुए हैं, और कुछ लोगों ने तो उसको मोदी एग्जिट पोल का नाम भी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि जब 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, जब नतीजे आएंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इसमें बदलाव तो जरूर होगा। क्योंकि कुछ सीटों पर अगर हम देखें तो हमें लगता है कि भाई वहाँ एनडीए जो है और जो आईएनडी है वो कुछ बेहतर कर सकता है। इंडिया गठबंधन को बहुत डाउट दिखा रहे हैं
और जिस तरह से बीजेपी का हर जगह अपर हैंड आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इतना पुअर पोजीशन नहीं होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, जिस तरह कुछ स्टेटों में दिखा दी है। जैसे मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ही जीरो मार रखा है इसका, राजस्थान बिल्कुल जीरो मार रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो 4 जून का रिजल्ट होगा, जो असली नतीजे होंगे, उसमें इस पोल में, इस एग्जिट पोल में कुछ ना कुछ बदलाव आपको जरूर आएगा। आज एक नया अभी एक सर्वे आया है जो जी भारत ने किया है, आज ही दिखा रहा है वो अपना नया सर्वे। उसमें उसने जरूर थोड़ा सा सुधार किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एग्जिट पोल जो है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल अगर देखना है तो 4 जून तक हमें इसके इंतजार करने को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएंगे, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट है। लेकिन अरविंद खोखर जी देखिए, जिस तरह से बात करें, जो एग्जिट पोल आए, जिस तरह से सुमन जी बात कर रहे थे राजस्थान की, तो एग्जिट पोल में राजस्थान में सीटें कम आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश में हालांकि एक, अगर हम पोल ऑफ महापोल निकाले तो यहां पर एक 28 सीटें की बात सामने आ रही है और 29 का टारगेट यहां पर बीजेपी लेकर चल रही है। लेकिन कांग्रेस भी मान रही है कि हम तकरीबन 7 से 10 सीटें जीत सकते हैं। आप कितने सहमत हैं इस एग्जिट पोल को लेकर? कितने एग्जैक्ट ये होंगे जब 4 जून को रिजल्ट आएगा? तो जो एग्जिट पोल आए हैं कितने एग्जैक्ट होंगे तो परसों पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का जो रिएक्शन इस पे आया है, उसको देखकर कहीं ना कहीं अभी लगने लगा कि बीजेपी का अपर हैंड पहले से सब मान करके चल रहे थे, लेकिन अभी निश्चित मान करके चलिए बीजेपी विपक्षी से बहुत दूर है। क्योंकि जो रिएक्शन जो विपक्ष का जो एग्जिट पोल को है वो बताता है कि ये जनता से ये बिल्कुल दूर हैं। ये सिर्फ एसी रूम में बैठ करके अपने जो यूट्यूबर्स हैं उनके भरोसे उन्होंने चुनाव लड़ा है। यूट्यूबर्स ने इनको दिखाया कि भाई तुम्हारी हवा है, 10 लोग उन्हें इकट्ठी है, भीड़ उन्हें इकट्ठी है, उसके मान करके चल बैठे कि भाई हमारे साथ वो बात है। नहीं तो देखिए बात जो जिस तरह का जो रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन देखिए एग्जिट पोल पे इससे पहले भी ये गलत साबित हुआ है। अगर ये गलत साबित हो भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड जरूर बता देते हैं। इससे पहले एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह सवालिया निशान खड़ा कर देना, ये सब प्रीपेड है, गोदी मीडिया का है, ये सब इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है। और वो फ्रस्ट्रेशन शायद इसलिए आया है कि जो मैं पहले भी कहा है कई बार कि चुनाव एक तरफा है। चुनाव अब देखिए पिछले आप 15 साल के बाद का जो है 10 साल तो मोदी सरकार के हो गए हैं, उससे 15 साल का चुनाव उठा करके देखिए, अब जनता कभी भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देती है। और जो जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता को कम समझदार समझते हैं, उन नेताओं को जनता ने बहुत बार धूल चटाई है। ये वही जनता है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 60 से ज्यादा सीटें देती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो सारी की सारी सीटें बीजेपी को देती है। तो जनता पे भरोसा नहीं है विपक्ष को, जनता के बिल्कुल उनसे दूर बना के बैठे हुए हैं। आज देखिए आरजेडी के प्रवक्ता का जो एक बयान आया है उसमें ये कहा कि हम रोजगार की बातें करते रहे और प्रधानमंत्री रोजगार की बातें नहीं की। उसके बाद भी अगर मोदी पीएम बनते हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बात होगी। लोकतंत्र हमारा स्वास्थ्य नहीं है, मतलब ये लोकतंत्र पे सवाल ये उठाते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर सवाल ये उठा रहे हो। देखिए कल से जिस तरह की जो एग्जिट पोल होने के बाद जिस तरह से विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनकी जो फेसबुक पोस्ट है, जो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सब जा रही, मतलब जो उनके जो समर्थक हैं उनके मन में जरूर बात आ गई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या सरकार ईवीएम में गड़बड़ाहट करेगी। देखिए देश की पूरी व्यवस्था पे आप उंगली खड़ा करके उसी देश के साथ अब चुनाव, उसी देश में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो संभव नहीं है। आपको अगर कोई शक है ईवीएम पे शक है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो देश से संवैधानिक संकट खड़ा होने दो। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, मुझे लगता है ईवीएम का जो जिक्र करें शायद अभी विपक्षी पार्टी इसको रोक के रखी है। 4 जून के बाद देखते हैं कि क्या कुछ होगा जब रिजल्ट फाइनल आएगा और ईवीएम को लेकर किस तरह से छिटाकशी होगी, आरोप लगाए जाएंगे। मुक्ता जी देखिए, अगर हम कुछ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को अगर साइड कर दें तो बहुत बार हमने देखा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। लेकिन हम लोकसभा चुनाव की बात करें 2014 की, 2019 की, 2014 में जितने भी एग्जिट पोल थे उसमें सबको बीजेपी को बढ़त बता रहे थे, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे। कुछ सर्वे ऐसे थे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी दे रहे थे और वही हुआ। 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, एनडीए गवर्नमेंट बनी। 2019 में अगर जाएंगे तो वहां पर हर कोई फिर से कुछ, अगर हम सर्वे छोड़ दें तो कुछ कम सीटें बता रहे थे, लेकिन सभी के सभी ज्यादातर पूर्ण बहुमत की सरकार उसमें बता रहे थे और बड़ी पार्टी तो बीजेपी को बता ही रहे थे। वो भी सही साबित हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनी। और मैंने आपको आंकड़े भी बताया तो कुछ देर पहले 2019 में 2 चैनल के 90% सीटें सही साबित हुई और 5 चैनलों के 72 से 87%। इस बार आपको क्या लगता है जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं ये कितने एग्जैक्ट हो सकते हैं जब 4 जून को रिजल्ट आएगा? तो बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए स्वदेश न्यूज़ ने भी अपना एक्सपीरियंस पोल दिखाया, लगातार दिखा रहा है पूरे राज्यों में किस तरह के सीट मिलेंगे, एनडीए को कितना मिलेगा और इंडिया गठबंधन को कितना मिलेगा और अदर्स को कितना मिलेगा। तो
स्वदेश न्यूज़ ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस पत्रकारों और जो ग्राउंड जीरो में ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हम लोगों ने की उसके आधार पे जो हम लोगों ने भी जो आंकड़े निकाले हैं उसमें देखिए बढ़त क्या बहुत बड़ी बढ़त में बीजेपी ही है, बीजेपी की ही सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश की बात आ रही थी, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने स्वदेश न्यूज़ ने कहा है कि 27 सीट जो है बीजेपी को मिल रहे हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। देखिए लगा अभी जो कल से हम लोग लगातार जो एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, जितने भी चैनल्स के हम लोगों ने देखे और भी अन्य के देखे, सबने बीजेपी को ही बढ़त दी है। लग रहा है कि बीजेपी यानी एनडीए 3.0 यानी उसकी सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो देखिए ये आ रहा, अभी कितना एग्जैक्ट फिगर का पूरा अब जो है इस बार जो बात हो रही, देखिए अभी पिछले 2 बार के जो लोकसभा का आपने जिक्र किया, उनके एग्जिट पोल का जिक्र किया, तो उसमें कई बार जो है बहुत अंतर भी दिखता था। कुछ चैनल कुछ एग्जिट पोल दिखाते थे कि इतनी मतलब सीट्स जो डिफरेंस होता था वो बहुत होता था। इस बार आपने अगर देखा है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो 4 जून को ऐसा होगा कि किसके आंकड़े सही बैठे। मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि 4 जून को जब फाइनल पूरा आ जाएगा, पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, तब ये होगा कि एग्जैक्ट कौन उस फिगर तक पहुंचा जो सब लोग अपने एग्जिट पोल में बता रहे थे। और जिस तरह से अभी जो बात आई कि जिस तरह से अपोजिशन का रिएक्शन आप देखिए जो लगातार है, पहले आया कि कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता एग्जिट पोल के टीवी डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेंगे। जब बहुत किरकिरी हुई तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम हिस्सा लेंगे। क्यों हिस्सा आप नहीं लेंगे? आपको लग रहा है आप हार रहे तो भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आपको अपनी बात रखनी है। और आपको अगर ध्यान हो, जब चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के डेट्स का ऐलान किया था, अगले दिन ही भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवाल उठाए थे। उस समय क्या जरूरत थी ईवीएम पे सवाल उठाने की? अभी तो एक दिन पहले के चुनाव के केवल डेट्स अनाउंस हुए थे कि किस चरण में कहां पे चुनाव होंगे। अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ईवीएम पे सवाल उठाया। और अब लगातार जिस तरह की बातें आ रही है, जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार फोन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं अधिकारियों पे, उस पे चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया। तो ये जो एक माहौल है, हम लगातार जो ऑपोजिशन सवाल उठा सकती है, लेकिन लगातार जब एजेंसियों पे सवाल उठ रहे हैं, हर वक्त सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो, एग्जिट पोल हो, तो इससे जो है कुछ माहौल बहुत सही नहीं लगता। ऐसा लगता पूरा जो है सब चीजें दूषित होती जा रही हैं। आप एग्री नहीं करते, बिल्कुल मत करिए, आप डिसएग्री करिए, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन माहौल को दूषित नहीं करना चाहिए। जब सभी कह रहे हैं बीजेपी 3.0 मतलब अब आ ही रही है, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लग रहा है, बस मैं यही तो कह रही हूं कि 4 जून को हम और आप ये बात करेंगे कि किसके आंकड़े सही फिट हुए, क्योंकि पहले बहुत ठीक है। तो आप ये मान रहे हैं कि जो ये एग्जिट पोल आए, ये आंकड़े कहीं ना कहीं जो सही साबित होंगे, बस ये देखेंगे कि सीट किसकी कितनी फिट बैठ रही है, लेकिन यहां पर आप मान रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है और बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन रही है, आप ये मान रहे हैं। ठीक है, विभाग श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरह से यहां पर मुझे लग रहा है कि बहुमत का जो एक जादुई आंकड़ा होता है 272, उसको तो लेकर मुझे लगता है शायद कोई अब संशय नहीं है। अब मुझे लगता है पूरा फोकस 400 के पार का आपका है, क्योंकि कुछ सर्वे है जिसने 400 के आपको पार भी दिखाया है और आप लोग इससे बहुत उत्साहित लग रहे हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मैं बाद में भी चर्चा करूंगा, लेकिन आप कितने इस आश्वस्त हैं? क्योंकि देखिए 400 को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल है उसमें 400 आपको नहीं पार कर पा रहे, कुछ चैनल हैं जिसने जो सर्वे किया था उसमें 400 भी जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो मैक्सिमम वाला जो आंकड़ा है वो टच करेगा या मिनिमम वाला आपको लग रहा है? भागीरथ जी, हमारा लक्ष्य 400 पार कर आने का, भाजपा 370। हमने उस लक्ष्य पे मेहनत की है, लोगों को जोड़ा है। हमने अपने गठबंधन में उन सभी दलों को शामिल किया है जो 1 और 1 11 की बॉन्डिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने उन छोटी छोटी जातियों के लोगों को भी जोड़ा है, इनके कुछ कुछ वोट निर्णय में सहायक होते हैं। विपक्ष सिर्फ गाल बजाता रहा, विपक्ष ने किसी को जोड़ा नहीं है। विपक्ष जब
सीट के लिए झगड़े कर रहा था, एक दूसरे को गाली दे रहा था, कौन गठबंधन में शामिल होगा कौन नहीं होगा, जब इस लड़ाई में फंसा था उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन कर चुकी थी, किसे कहां लड़ना है और उसके लिए हमने क्या मोर्चेबंदी करनी, सब रणनीति हमारी पहले से तय हो चुकी थी। हम पिछले 2 साल से उन सीटों पे काम कर रहे थे जहां हम हारे थे, उन बूथों पे काम कर रहे थे जहां हम हारे थे। हमारा होमवर्क पिछले 2 साल से चल रहा था। विपक्ष का कोई होमवर्क नहीं है, विपक्ष सिर्फ हवाई बातें कर रहा है। और हम अब भी आश्वस्त हैं, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए 400 पार, भाजपा 370 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, 4 जून को और साफ हो जाएगा। लेकिन पुष्पलीला जी देखिए, कल जो बैठक हुई इसमें एक आंकड़ा आप लोग ने भी दिया है। आप लोग ने कहा है कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। लेकिन जैसे एग्जिट पोल आया, सभी एग्जिट पोल में अगर आप देखें, अगर उसका एक आप एवरेज निकाले तो कहीं ना कहीं 350 के आसपास से एनडीए गठबंधन को यहां पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे मैंने पिछले बार भी आंकड़े आपको बताया, 2019 में 2 चैनल थे जिनके 90% जो एग्जिट पोल थे वो सही साबित हुए। जो 5 सर्वे थे वो 72 से 87% सही साबित हुए। और 2000 अगर आप 14 में भी चले जाएंगे, जो वहां पर एग्जिट पोल आया था उसमें हर कोई बीजेपी को बढ़त बता रहा था, बीजेपी ने सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हवा का रुख तो बता ही देते हैं एग्जिट पोल कि हवा किस तरफ जा रही है, किसकी सरकार बन रही है। भले सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। एग्जिट पोल एग्जिट नहीं होते हैं, वो जो ठीक में नहीं होता है, जो ऐसा कह रहा था, डबल बातें कर रहा था। हमारा पार्टी की एक्सरसाइज नहीं की ये बोल के वो भी बोल रहा है। मैं नहीं बोलना, मेरा मतलब ये है हमारा पार्टी का एक्सरसाइज करा नहीं करा। जब राहुल जी ने जब यात्रा कर रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में, उन्होंने काम ही करे थे ना पब्लिक से जोड़ने का। तो वो काम हम लोग करे तो इनको तो इतना दिक्कत हो गया, तो उनको रोकने के लिए बहुत सारे कोशिश की थी। तो उनको ये डर लग रहा था कि कहाँ राहुल जी का पूरा देश में उन्होंने आगे चले जा रहा है। तो कितना भी पब्लिसिटी मोदी का भी हम लोग भजन करे, फिर भी वो भजन काम नहीं चल रहा है। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल ये, इन लोग कर्नाटक में आके भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा काम करा है। जैसा इतनी बार 10 दिन वहां पर कैंपेनिंग में था एक प्रधानमंत्री होते हुए एक राष्ट्र के लिए, मगर हार गए थे। तो आज देखो देश में गोदी मीडिया हो गए बोल रहे, मगर एग्जिट पोल्स में थोड़ा सा लोग भी अच्छा भी बोले, थोड़ा एग्जैक्टली नहीं बोले। ये जो है ना पल्स पकड़ के बोलने वाला, पब्लिक पीपल्स का पल्स इतना आसानी से ठीक है। लेकिन पुष्पलीला जी आपको नहीं लगता कि अगर आप सीधे एक तरफा ही बिल्कुल नकार दें और आप सभी मीडिया को आप गोदी मीडिया कहते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शायद ये भी गलत है? क्योंकि जितने भी सर्वे होते हैं वो बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। आप सिर्फ ये कह देना कि ये मोदी पोल है, गोदी मीडिया का सर्वे, ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप शायद इसमें कुछ एक बेहतर जो एक प्रस्तुत करना चाहिए विपक्ष को, वो एक यहाँ पर फेस नहीं ला पा रहे हैं, सीधे एक तरफ से नकार दे रहे हैं आप लोग और सीधे गोदी मीडिया कहकर आप लोग बुला रहे हैं, ये कहीं गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं होता है, करेक्ट बोल रहे हैं हम लोग। अगर आप नहीं बोलेंगे आपके चैनल बैन करेंगे। लेकिन देखिए 2019 में भी तो जो एग्जिट पोल आया था कहीं ना कहीं वो सच साबित हुआ है जब रिजल्ट आया है। पुष्पलीला जी 2019 में जो एग्जिट पोल आया था, जब रिजल्ट आया था, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। अच्छा होगा, मगर इस बार नहीं होगा। हर टाइम तो जो पंचांग बोलते हैं हमारा पास तेलुगु लोगों में, एक चैनल में एक पंचलू बोलते हैं ना, वो ज्योतिष बोलने वाला एक पार्टी में जाके आप जीत रहे बोल देते हैं। ऐसे ही रहते ना एग्जिट पोल, आपके पब्लिक का पल्स पकड़ने वाला पब्लिक को मालूम है। जब 4 दिन को 4 डेट को एक फाइनल डेट पे रिजल्ट आया, तब तक अपन हैरान हो जाएंगे। इस बार वैसा होगा, इस बार ऐसे ही होगा, क्योंकि जो भी इतना तक हम लोग अंदाजा नहीं बोल रहे थे। अच्छा है, स्वदेश चैनल भी बहुत वर्क किया था अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। आपका होगा, मैं आपका श्रम, आपका जो सर्विस है, मैं उनको रेस्पेक्ट करती हूँ। मगर इस बार बीजेपी ने जितने गलतियां करे, जितना डेवलपमेंट है उस बारे में नहीं बात किया था, उसमें प्रजा को, पब्लिक को पूरा दिल में आ गया।
अगर इस बार आएंगे, पूरा डेमोक्रेसी किल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देंगे, पूरा जो सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ ना, लिख के देती हूँ, अगर इस बार मोदी गलती से आएगा तो आगे में इलेक्शन ही नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। बस आप लोग बंद करके बस मोदी का नाम जिसने नहीं बोलेगा उन लोगों का पूरा उन लोग अंदर डालने का काम करेगा। ईडी को, पुलिस स्टेशन में यही काम में लगे रहेंगे। हमारा दलितों को तो गारंटी नहीं है, रिजर्वेशन निकाल दे के बेचने वाला है। और महिलाओं के बारे में तो 50% का बिल आया, कहाँ लागू किया उन्होंने। और फार्मर्स में जो मारा था, मिनिस्टर ने मारा था, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। मणिपुर का संगठन में उन्होंने बात ही नहीं की है। अब जाके भजन में बैठ गए, अभी जाके कन्याकुमारी में बैठ गए। क्यों बैठ गए भाई? आप तमाम मुद्दे यहाँ पर गिना रही है, आपके प्रचार प्रसार में जरूर देखने को मिला है। लेकिन ठीक है पुष्पलीला जी, मुझे लगता है कि शायद यही देखने वाली बात होगी 4 जून को, कि आप जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तमाम चीजें रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये तमाम चीजें ये आप लोग की तरफ से पेश की गई। लेकिन देखना होगा जनता ने इसको कितना एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर जनता ने एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली आप लोग की सरकार बनेगी। लेकिन जनता ने इसको कहीं नहीं समझा है कि ठीक है विपक्षी पार्टी उनका आरोप लगाना है, वो आरोप लगा रही है। अगर उसको नहीं समझा तो शायद यहां पर एनडीए गवर्नमेंट की फिर से सरकार बनेगी, जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। लेकिन फरीद खान जी देखिए, यहां पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की अगर खासतौर से बात करें, पश्चिम बंगाल में यहां पर जिस तरह से ताबड़तोड़ बीजेपी की तरफ से रैलियां दिखाई दी, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर दिखाई दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर ज्यादातर दिखाई दी बहुत सारे। इस बार एग्जिट पोल में ठीक है, क्या जरूरत है भाई इतना रैली निकालने का? जब नहीं देखिए पुष्पलीला जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो कह रहे हैं कि पढ़ाई, अगर आपको एग्जाम देना है तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? मेहनत तो करने दीजिए, मेहनत तो हर किसी को करना चाहिए। मुझे लगता है अगर जनता भी कोई सुन रही होगी बोलेगी क्या बात कर रहे हैं आप, मेहनत तो हर कोई करेगा ना। गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं देखिए, अगर कोई रैली जितना कर सकता है वो तो करना चाहिए उसको। रिजल्ट देने का महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने अपन को रिपोर्ट देंगे ना। नहीं ठीक है, लेकिन मेहनत तो करता है, चुनाव प्रचार में हर कोई करता है, आपके नेताओं ने भी किया। अगर किसी ने ज्यादा किया तो आप बोले क्या जरूरत है? ठीक है फरीद खान जी, लेकिन ठीक है बंगाल में देखिए, बंगाल में आप लोग को मालूम है भाई, इतना ये नहीं है, आज पूरा मालूम हो गया मोदी का पूरा सिस्टम, कॉमन पीपल भी सोशल मीडिया। ठीक है मुझे लगता है कि बस महज 2 दिन का वक्त बाकी है और रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है फरीद खान जी, ठीक है फरीद खान जी, चेहरा है वो, असली चेहरा नहीं है। ठीक है फरीद खान जी देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले बार 22 सीटें थी आप लोग के पास, बीजेपी के पास 18 सीटें थी। इस बार अगर पोल्स निकालू तो 23 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही है, आप लोग को नुकसान हो रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 3 से 4% का सिर्फ डिफरेंस था, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर 3 से 4% लगातार बीजेपी बढ़ती जा रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, और एग्जिट पोल में वही यहां पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, फरीद खान जी पुष्पलीला जी, फरीद खान जी आपकी सहयोगी पार्टी है, हालांकि इंडिया गठबंधन में वो पहले आपके साथ साठगांठ नहीं हो पाई, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी, उनसे सवाल फरीद खान जी। जी बिल्कुल, मैं ये आपको बताना चाहता हूं पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कि ये जो आंकड़े बताए गए या जो जितने भी एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं सरासर झूठे और गलत है, और इसका फैसला 4 तारीख को हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी रैलियां की, तो मोदी जी तो बाहर से रैली करके आके चले जाते थे। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी 3 महीने तक घर में नहीं घुसे हैं, जो दिन रात रैलियां करते रहे, लोगों के बीच में रहे। जिस तरह से नॉर्थ बंगाल में तूफान आया, हमारी नेत्री रात को 12 बजे वहां पहुंचकर रात को 2 बजे 3 बजे तक लोगों के घर घर जाके विजिट उन्होंने किया। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि ये सारे के सारे नतीजे गलत होंगे। हमारी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 32 से 34 सीट लाने का काम करेगी। मैं एक बार आप फिर से नोट कर लिए, यही होगा। और रही एग्जिट पोल की बात, तो 2011 में जब हम लोगों ने, हमारी नेत्री ने सीपीएम से ये जब सरकार छीनी थी, उस वक्त भी पोल ने बताया था कि सीपीएम 156 आ रही है आउट ऑफ 294, मगर उसके बाद भी हम 184 सीट लेकर आए थे। उसके बाद 2016 में हमको 148 सीट पर लाके रोक दिया गया था, लेकिन आपने देखा कि हमारी ममता बनर्जी की सरकार तो बनी 211 ठीक है। मैं मान रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल होते हैं अक्सर पूरी तरह सही साबित नहीं होते, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले 2 बार से कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। खासतौर से बंगाल में 2021 में भाजपा 200 से ज्यादा लेके आने वाली थी, लेकिन हमारी सीटें 211 आई। इसलिए मैं आपको पूर्ण विश्वास से बता रहा हूं
कि ये सारे नतीजे फेल ठीक होंगे। है फरीद खान जी, लेकिन देखिए मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, मैं आपसे ये भी कह रहा हूं फरीद खान जी, ठीक है आप जो आंकड़े बता रहे हैं विधानसभा के बता रहे हैं, मैं आपको एक लोकसभा का आंकड़ा ये भी बता रहा हूं कि 2014-2019 में जो एग्जिट पोल थे कहीं ना कहीं वो सच साबित हुए थे और बीजेपी लगातार बंगाल में बढ़ती जा रही। जैसे मैंने कहा वोटिंग परसेंटेज का जो डिफरेंस था लोकसभा चुनाव वो महज 3 से 4% था। अगर 2-2.5% भी अगर बीजेपी बढ़ती है तो यहां पर सीटें बढ़ते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो 23 सीटें हैं अगर आप इसको आकलन करेंगे तो जिस तरह से आप कह रहे थे कल हमारे साथ डिबेट में आप कह रहे थे कि बीजेपी डबल डिजिट में भी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं अगर पहले के आंकड़ों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद पॉसिबल है। मैं सर अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी। इनके अपने जो भी अनुमान है इन्होंने जहां से भी तैयार किया है, साहब पहले दिन से 400 सीट बोलते हैं, लास्ट में मीडिया वही मिला के 400 मिलाकर दे देता है। ये किसका क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बंगाल का मैं आपको आज भी बता रहा हूं ये डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है मुझे लगता है महज आप बस 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, फिर से हम डिबेट करेंगे और उस वक्त हम वाकई फैक्ट पे बात करेंगे, वाकई एग्जैक्ट फिगर पर बात करेंगे। सुमन भटनागर जी देखिए अगर जिस तरह से अगर हम 400 पार का बीजेपी ने आंकड़ा दिया तो उस पर बात करें, 370 में बीजेपी ने खुद अपने सीटों का आंकड़ा दिया था कि 370 के पार हम जाएंगे। वो कौन कौन से आपको ऐसे मुद्दे ऐसे लगता है कि जिसकी वजह से बीजेपी बढ़ रही है या फिर जिसकी वजह से बीजेपी घट रही है? जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के पास है या फिर जो मुद्दे एनडीए गठबंधन के पास है, कौन से वो मुद्दे आपको ऐसा लग रहा है जो किसी पार्टी को बढ़ा रहे हैं या किसी पार्टी को कम कर रहे हैं यहां पर? सुमन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सुमन जी आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। अरविंद खोकर जी आप तो मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए अरविंद जी मैं मुद्दे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुद्दे ही हैं वो जो जनता के बीच में जाते हैं, फिर जनता उस हिसाब से वोट करती है और फिर जब एग्जिट पोल होता है तो फिर जनता उसके हिसाब से अपने बताती है कि हमने किसको वोट किया, उसके हिसाब से यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। इसलिए मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि वो कौन कौन से ऐसा लग रहा है कि आपको मुद्दे हैं जो बीजेपी को प्लस में लेकर जा रहे हैं या बीजेपी को माइनस में लेकर जा रहे हैं या इंडिया गठबंधन को यहां पर माइनस में या प्लस में लेकर जा रहे हैं? देखिए जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो देखिए बीजेपी का हमेशा से राष्ट्रवाद और सुशासन रहा ही है, उसमें भले ही विपक्ष को कुछ भी कहते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए देश में जिस तरह सड़कों का जाल बिछ रहा है, आप कहीं भी जाइए ये बात बिल्कुल तय मान करके चलिए, लोग ये जरूर कहते हैं कि भाई सड़कें तो बीजेपी राज में अच्छी हो गई है। यूपी की बात करें तो उसमें सड़क के साथ साथ योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर भी इसके अंदर आ जाता है। देखिए बीजेपी और सबसे बड़ी बात है उनके पास नरेंद्र मोदी जैसी एक मजबूत छवि का नेता है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई देश की जो सरकार है मजबूत होनी चाहिए। तो ये बीजेपी के सब प्लस पॉइंट है। देखिए जो विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष अब जो खास करके देखिए पहले भी ये लग रहा था कि ये यूट्यूबर के भरोसे जो चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए हैं, अब लोग इनसे उकता गए हो कि लोग हमें वोट दे देंगे। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद का जो रिएक्शन है, फिर मैं कह रहा हूँ इससे बिल्कुल तय है कि ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो सही साबित होने जा रहे हैं। तो जिस तरह से विपक्ष रिएक्ट कर रहा है एग्जिट पोल को लेकर के, वो बिल्कुल बताता है कि वो जनता से बिल्कुल दूर है, उन्हें जमीनी हकीकत का दूर दूर तक कोई वास्ता उनको है ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए एग्जिट पोल को ये कहा जा सकता है कि ये गलत हो सकते हैं, बिल्कुल ये उनकी बात का सम्मान है, उनका कहने का हक है, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर के ये कह देना कि साजिश का हिस्सा है और ये मोदी ने बैठ करके करा है, ये बिल्कुल जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो जनता से दूर है और जो उनका जो सोच है वो भारत की जो जनमानस है, सामान्य जनमानस है, उससे दूर होता जा रहा है। देखिए एग्जिट पोल जो हुए हैं, परसों चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तो अगर ऐसी क्या तो विपक्ष ये बताया कि इसमें साजिश क्या है, क्या साजिश उनको दिखती है, उनको साजिश क्या दिखती है एग्जिट पोल में जो आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके दिखाए दिए है। देखिए एग्जिट पोल जिन्होंने किए हैं, बड़े पोलिस्टर्स हैं, बड़े चैनल है, उनकी तो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अगर परसों जो नतीजे आते हैं, जब 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे, उसके बाद जो नतीजे आएंगे, अगर उनके ठीक उलट होते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी गिरेगी। तो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाने के लिए जब इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएंगे? विपक्ष को यही बताना चाहिए, जब ये बताते हैं कि साजिश है ये मोदी ने बोल रहा है, तो उनको यही बताना चाहिए इसके पीछे कारण क्या मानते हैं वो लोग। और जो साजिश की बात है, देखिए साजिश कर करके आप कहते हैं कि साजिश है, बीजेपी साजिश करेगी इनके लिए, तो भाई आप साजिश जो करेंगे, साजिश करेंगे मतलब कि आप ये चाहते हैं कहीं ना कहीं ईवीएम टेम्पर होगी। और जो ईवीएम की जहां तक बात है, तो भाई आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास अगर नहीं करोगे तो फिर किस पे विश्वास करोगे? अगर आपको ईवीएम पे कोई लगता है कि धांधली हो सकती है, आपके एजेंट वहां बैठे हुए हैं, आपके पोलिंग एजेंट बिल्कुल ईवीएम के बाद जहां स्ट्रांग रूम में वहां बैठे हुए हैं, आप लगातार फेसबुक पे उनको बता रहे कि इस तरह से होगा, लेकिन
जिस तरह से आप घटना को लेकर के चल रहे हैं उसमें देश के अंदर एक तनाव का माहौल विपक्ष ने बना दिया है। अब विपक्ष ने अपने समर्थकों से, जो खास करके अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले फेसबुक पोस्ट किया है, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी मतगणना में जो है गड़बड़ करेगी। तो मतलब ठीक है, लेकिन आपने जो साजिश की बात की, मुझे लगता है कि अहम बात आपने कही सुमन भटनागर जी। देखिए, जो सर्वे एजेंसीज हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी क्रेडिबिलिटी यहां पर कहीं ना कहीं लॉस हो जाए। अगर कोई हार रहा है उसको अगर बेवजह उसको जिता देंगे, क्योंकि एक दिन के बाद तो नतीजे सामने आ ही जाएंगे, तो उस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी भी तो खराब होगी ना। तो अगर कोई जानबूझ के अगर कोई हार रहा है उसको जिता देंगे तो उस एजेंसी पर नेक्स्ट टाइम कौन यकीन करेगा? हर कोई तो ये चाहेगा ना कि हमारे जो आंकड़े बिल्कुल सत्यता के करीब पहुंचने चाहिए। अगर जिस तरह से यहां पर ये एक मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? सीटें सुमन जी, लगता है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। मुक्ता जी, देखिए, एक मुद्दे की तो बात मैं कर ही रहा था, क्योंकि मुद्दे कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से अगर देखिए कुछ ऐसे नए मुद्दे यहां पर बीजेपी के पास है। 2019 के पास राम मंदिर निर्माण पूरा होना, 370 सीए और यूसीसी उत्तराखंड में शामिल हो जाना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो 2019 के पहले नहीं थे। और जिस तरह से हम देखें 2019 के बाद जो एग्जिट पोल में आंकड़े बढ़े हैं, तो क्या ये मुद्दे वाकई है बीजेपी को जो काम कर पा रहे हैं? और ये कहीं ना कहीं कुछ एजेंसी से जो 400 के पार जा रही हैं, और जो यहां पर मिली भगत की बात कही है, हर एजेंसी जो मेहनत के साथ सर्वे करती है उसकी क्रेडिबिलिटी भी तो होगी ना। एक दिन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसके आंकड़े गलत होंगे तो नेक्स्ट टाइम उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। था कि जिस तरह से अपोजिशन का जो रिएक्शन आ रहा है, जैसे पहले हम एग्जिट पोल पे जो है टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर हिस्सा लेंगे, फिर आज जिस तरह से राहुल गांधी का बयान था कि ये तो मोदी का पोल है, लगातार इस तरह के जो आज दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट आया है कि ये एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि वो राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उस एग्जिट पोल ने दिखाया है कि वो हार रहे हैं, वो सीट वो नहीं जीत रहे हैं। तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आप लोग सब बहुत केयरफुल रहिए, सब उन्होंने कार्यकर्ता को कहा। लगातार जो हम देख रहे हैं जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं कांग्रेस और अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनसे कि जब मतगणना होगी, जब वोट काउंट होंगे, आप लोग केयरफुल रहिए। तो ये एक थोड़ा सा, जो मैंने पहले भी कहा था ना, माहौल को थोड़ा सा दूषित करने का ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रयास हो रहा हो। लगातार ये बार बार आप ये कार्यकर्ताओं को ऐसे उकसा रहे हैं कि देखिए बहुत केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रहिए, इस तरह से, और लगातार एजेंसियों पे क्वेश्चन मार्क। और जो आपने इश्यूज की बात की, बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत अहम और बहुत बोल्ड स्टेप नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है इस सेकंड पारी में। देखिए, आर्टिकल 370 है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, राम मंदिर वाला है, तो ये सारे जनता के इश्यूज हैं। और लगातार इस पर भी जो है कांग्रेस का लगातार जो आरोप लगता रहा, लगातार हम सुनते रहे भाषण में कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाएगा, और इस तरह के जो बयान थे, मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ये उन पर ही बूमरैंग किया, ये कांग्रेस पे ही बूमरैंग किया इस तरह के बयान, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाती है तो जो बहुत सारे अगर हम कहें बोल्ड स्टेप्स लेना चाहती है, निर्णय लेना चाहती है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार बीजेपी कर रही है, जिससे कंट्री को ही फायदा होना है। हम लगातार हर वक्त, हर साल, हर महीने चुनाव में नहीं रहेंगे, एक ही बार 5 साल में एक ही बार पूरे कंट्री में चुनाव होगा। तो इस तरह के और भी बोल्ड जो कदम है वो उठा सकती है, शायद जनता को ये उम्मीद है। इसीलिए अगर बहुमत मिलता है बीजेपी को, जो कि एग्जिट पोल सारे दिखा रहे हैं, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह का जो दूषित वातावरण एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और अन्य पार्टी के द्वारा, मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए। ठीक है, सुमन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुमन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी जी। सुमन जी, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो खासकर कांग्रेस या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे मोदी पोल कह रही हैं, फर्जी कह रही हैं, फेक कह रही हैं, लेकिन जो एजेंसियां होती हैं उनकी भी तो क्रेडिबिलिटी रहती है ना। और जो चैनल वाले रहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे उनके जो एग्जिट पोल अगर सटीक बैठेंगे तो वो ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं, देखिए हमारा जो एग्जिट पोल था बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी, अगर कोई पार्टी हार रही है, अगर उसको जिता देंगे तो बाद में
जनता ही उनकी जो क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, उनकी टीआरपी कम हो जाएगी कि ये तो कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो कोई जिस तरह से ये कह रहे हैं, मोदी पोल कह रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मुद्दे, वो मुद्दे आपको ऐसा क्या लग रहा कि ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो एग्जिट पोल में जो ये सीटें दिखा रही हैं उसके आसपास वो मुद्दे घूम रहे हैं? क्योंकि अगर मुद्दे होंगे वो जनता के बीच में जाते, जनता उसी के हिसाब से वोट देती है, इसलिए मुद्दे पर बात करना जरूरी है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या कांग्रेस को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। दो सवाल मेरा आपसे। नहीं, सर्वे एजेंसी वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हर सर्वे एजेंसी की अपनी साख है, पुरानी एजेंसी है सारी। कोई ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के आंकड़े दे कि उनको नतीजा आने पर शर्मिंदा होना पड़े लोगों के आगे। ये तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत के सर्वे में आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ कमी रह सकती है, तो हो सकता है 2, 4, 5%, 10%, 15%, जैसे 2004 में आपने देखा होगा। 2004 और 2009 में जो है वो सर्वे एजेंसियों के सर्वे में काफी कमी रह गई थी। बिल्कुल, उस समय उन्होंने दिखाया था कि भाजपा को बढ़त मिलने वाली है, लेकिन 4 में 9 में नहीं मिल पाई। लेकिन मोस्टली सर्वे एजेंसी की कोशिश होती है कि ऐसा सर्वे दिया जाए कि साख बनी रहे लोगों के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह उसको मोदी एजेंसी कह के और ये बिल्कुल। सुमन जी, इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। जैसे आपने 2004 का 2009 का आपने जिक्र किया, उस बीच में सोशल मीडिया नहीं था, उस बीच में उतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतने सोशल मीडिया आ गए हैं कि घर बैठे आप चीजों को पता लगा सकते हैं कि आखिर कौन किसकी क्या मत है, कौन किसको वोट दे रहा है। तो शायद अब इसलिए ज्यादा सटीक साबित होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अब चूंकि सोशल मीडिया भी है बहुत ज्यादा, लोग क्रॉस चेक भी करते हैं, क्रॉस चेकिंग भी होती है लोगों की। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं एजेंसियों के ऊपर, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि 10-20% कहीं हो सकती है कमी उनके सर्वे में, क्योंकि ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के इस तरह के उन्होंने सर्वे कर लिए हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखा दी हो, इंडिया गठबंधन को पीछे कर दिया हो। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मैं समझता हूँ भाजपा अपनी बातों को, अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जो बिखरा हो रहा, थोड़ी देर तक बिखरा नजर आया हमें, वो अपनी बात को पहुंचा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि उनके पास मुद्दे नहीं थे, उनको महंगाई भी थी, उनके पास बेरोजगारी भी थी, उनके पास और मुद्दे बहुत थे, संविधान का मुद्दा उनके पास था। ठीक है, संविधान के मुद्दे का असर हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन जितना ताकत से अपने मुद्दों को वो पहुंचा पाते, उन मुद्दों को पहुंचाने में वो कामयाब नहीं हुए। शायद यही लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में आपको नजर आ रहा है, वो शायद यही नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी बात लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाया। और मुझे लग रहा है कि 4 जून के नतीजों में भी आपको यही चीज नजर आएगी कि बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन रहा और अपनी बात को नहीं पहुंचा पाया आम लोगों तक। ठीक है, वाकई पुष्पलीला जी, देखिए अगर ये एग्जिट पोल अगर एग्जिट साबित होते हैं तो वाकई ये सवाल भी उठेगा, क्योंकि जिस तरह से आप तमाम मुद्दों को लेकर बीच में जा रहे थे जनता के बीच में, क्या ये मुद्दे जनता के बीच में आपको लग रहा है कि वाकई जनता को आप कन्विंस कर पाए? क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, हर किसी को जेल में डाला जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे 10-15 साल पहले एक जनता के बीच में एक नैरेटिव था कि आम जनता जेल जाती है लेकिन नेता कभी जेल नहीं जाते, लेकिन इसी चीज को आपने इस बार मुद्दा भी बनाया कि देखिए जो मोदी सरकार है वो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। लेकिन जनता के बीच में अगर एक मैसेज चला गया कि नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है, अच्छा वह जा रहे हैं, नहीं तो हमेशा गरीब लोग ही या मध्यम परिवार वर्ग ही जेल जाता था, क्योंकि पहले ये नैरेटिव था, फिल्मों में कई बार दिखाया कि नेता कभी जेल नहीं जाते। तो आप जो मुद्दे लेकर जा रहे थे, क्या आपको वाकई लगता है कि जनता को आप कन्विंस कर पाए? पुष्पलीला जी, ये जो उन्होंने गलती करा नहीं करा, ये इतनी शॉर्ट टाइम में मुख्यमंत्री को, केजरीवाल को अंदर डालने का इतनी शॉर्ट टाइम में डालना कभी नहीं हुआ था। इस बार मोदी ने ऐसे, लेकिन पुष्पलीला जी कुछ महीने पहले दिल्ली की जो कांग्रेस पार्टी है वही कहती थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, शराब घोटाला तो हमने उजागर किया है, फिर वो कुछ महीने बाद चीजें बदल गई। वो एक मिनट सब छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बीजेपी पार्टी में जिस से पैसा लिया है उनका फेवरेट किया है नहीं, उसमें शंका था सबको। तो उसमें एसबीआई बैंक को भी उन्होंने निर्देशन किया था, उनको कंट्रोल कर दिया कि पूरी व्यवस्था में पूरा पब्लिक का प्रॉपर्टी जो भी है वो बेचते रहा। तो ऐसे पूरा रेलवे, LIC पूरा प्राइवेटाइजेशन। अगर सरकार को क्या जरूरत है, पूरा प्राइवेटाइजेशन होने के बाद और डेमोक्रेसी सिस्टम में प्रधानमंत्री क्यों, सिस्टम क्यों, इस सिस्टम में क्या जाना करना? आखिर
सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होके पूछना पड़ रहा कि ये क्यों आप रोक के रख रहे हैं, तो पब्लिक को मालूम करना चाहिए, उसका राइट है। बस आप डिस्प्ले में रख दो तो ऑनलाइन में रखो, कितना लेट था, इतने मोदी ने सब व्यवस्था को उनके कंट्रोल में रख लिए थे। आज एग्जिट पोल का रिपोर्ट हम ये नहीं मान रहे, इसलिए इस बार होंगे 10 साल में जो 2 बार उनको जीतेगा। हमारा जो जब फेलूर दिखाएंगे आप, हम लोग कभी फेलूर नहीं है, हम करेक्ट है, मगर हमारा जो जहाँ जहाँ हम लोग पब्लिक के इश्यूज लेके जा रहे थे पार्लियामेंट में से आपको टाउन बंद बाहर डाल दिए थे इन्होंने, तो डेमोक्रेसी किसको न तोड़ रहे थे, तो कौन आवाज उठाएगा उनको जब उनके ऊपर एक्शन ले रहा है। ईडी सब आज तक कोई व्यवस्था में ऐसा था कुछ भी नहीं था। अभी तक हमारा जो अदानी के बारे में प्रेस मीट लगाया क्या, कभी नहीं लगाया। ब्लैक मनी लाके डालता वाला पब्लिक का अकाउंट में डाले क्या, 2 करोड़ का एग्जाम तो जॉब्स देते बोले। ठीक है, देखिए मैं वही कह रहा था कि जो आप सारे मुद्दे उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ क्या आप लोग की पार्टी जनता तक ये मैसेज पहुंचा पाई है? मेरा जो गठबंधन का बारे में भी हम लोग इकट्ठा होने जब हुआ था तब उन लोगों का नींद उड़ गया। अरे कांग्रेस ठीक है, संक्षेप में, मेरे पास समय कम है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं तो आज दुनिया में आप लोग डेमोक्रेसी सिस्टम में जीते नहीं पाते। आज सिस्टम यहाँ तक पहुंचा के लाया कांग्रेस पार्टी, जब ब्रिटिश वाल से लड़के यहाँ तक लाए थे उनका मोदी तो उनसे भी खतरनाक निकले कोई नहीं। ठीक है, हालांकि देखिए आप फिर आप पुरानी बात कर रहे हैं, और पुरानी बात अक्सर बीजेपी भी करती है, और जब बीजेपी पुरानी बात करती है 70 सालों के हिसाब मांगती है, आप लोग कहते हैं कि पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, 10 साल में जो है वो बात कीजिए। ठीक है, ठीक है, गठबंधन के बारे में वो पार्टी ठीक है, ठीक है, ठीक है पुष्पलीला जी, देखिए बाकी बड़ा सवाल है कि जो मुद्दे आप लेके जा रहे हैं ये जनता इससे कितनी कन्विंस हो पाई। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है पुष्पलीला जी, समय मेरे पास कम है, दूसरे गेस्ट के बाद चले जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे थे जो विपक्षी पार्टी आपको घेर रही थी, जिसमें लोकतंत्र खतरे में है, रिजर्वेशन आप लोग खत्म कर देंगे, इलेक्शन नहीं होगा, और लेकिन आपके लोग के पास क्या ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से आपको लगा कि जो अभी एग्जिट पोल में आंकड़े दिखा रहे हैं जहां पर 400 के पार जा रहे हैं वो इस बार कमाल कर गए मुद्दे? ठीक है पुष्पलीला जी, ठीक है, समय कम है, समय कम है, दूसरे गेस्ट के बाद चले जाता हूं। पुष्पलीला जी, समय कम है। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है पुष्पलीला जी, हो गई आपकी बात, ठीक है, ठीक है, प्लीज। हाँ विवेक श्रीवास्तव जी, जी भागीरथ जी, दोहरा दे, आप सुन नहीं पाया मन की बात कर रहे थे जी। आपको क्या लगता है कि ऐसे, जी जी, वो देखिए मैं मुद्दे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मुद्दे जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उसी के हिसाब से वोट करती है, और फिर यहां पर एग्जिट पोल में वो आंकड़े आते भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन से जो मुद्दे थे जो कमाल कर रहे हैं, जो कुछ एजेंसी में आपको 400 पार भी दिखा रहे हैं? देखिए भागीरथ जी, हमने सारे मुद्दों पे काम किया है, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, चाहे देश के विकास से जुड़े मुद्दे हों, चाहे समाज के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी के जीवन स्तर में सुधार का मुद्दा हो, हमने सारे क्षेत्रों में काम किया है। दुर्भाग्य है हमारे कांग्रेस के मित्रों का कि उन्हें हमारा काम दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कि पूरा जीवन तो उनका गांधी परिवार की चमचागिरी में बीत जाता है, आगे उसके आगे उन्हें दिखता नहीं है। अगर हमारी सरकार गरीबों को इज्जत घर बना के देती है तो बाहर शौच जाने वालों के आंकड़े में जो 55% था वो घट करके 15% रह जाता है। इसका एक इफेक्ट ये आता है कि जो बाहर माताएं बहनें हमारी जाती थी, जिनके साथ कई क्रिमिनल अफेयर्स हो जाते थे, उसके अपराध में आंकड़ों में कमी आई। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आता। आयुष्मान योजना में जो आज हम 5 लाख तक का इलाज करा रहे हैं, गरीब का बच्चा गरीब इलाज के नाते मर जाता था, इलाज न होने के नाते आज उसका इलाज हो रहा, वो इनके समझ में नहीं आता। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने रिकॉर्ड संख्या में मकान, लेकिन विपक्षी पार्टी के पास बड़े मुद्दे भी थे, एक तो महंगाई, बेरोजगारी, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोकतंत्र खतरे में, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये वो मुद्दे थे। कितने जनता पर असर डालेंगे ये तो बात की बात है, 4 जून को समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जवाब आप लोग से मांगा जा रहा था। आपको क्या लग रहा है कि ये मुद्दे काम नहीं कर पा रहे हैं जो विपक्षी पार्टी लेकर आई थी? विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, विपक्ष का खुद का रवैया उस पर दोगलेपन का था। विपक्ष जब
संसद से बहिर्गमन किया ईडी सीबीआई के खिलाफ, विजय चौक पे आते आते उन्होंने हाथ में महंगाई और बेरोजगारी का बैनर ले लिया। बेरोजगारी का आलम उनकी खुद की राजस्थान सरकार में क्या था सबको मालूम है। महंगाई के पत्र इनकी हिमाचल प्रदेश में बनी सरकार जो मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले स्टेट वैट बढ़ाती डीजल पेट्रोल पे, सबको मालूम इससे महंगाई बढ़ती घटती नहीं है। भारत सरकार ने जब जब अपने टैक्सेज में कमी की डीजल पेट्रोल पे, किसी भी कांग्रेस सरकार ने अपने स्टेट में एक फुट की कौड़ी की कमी नहीं की। तो अगर आपका महंगाई के प्रति ये रवैया, तो पब्लिक है भागीरथ जी, सब जानती है, इनके दोगले पने से पब्लिक परिचित है, इसीलिए इनके मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक है, बकबकाते रहते लोग, हंस के निकल जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विपक्षी मुद्दे काम नहीं हो पा रहे हैं। फरीद खान जी देखिए, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल भी है कि आप लोग भले इंडिया गठबंधन लेकर आए, ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जो इंडिया नाम है वो उन्होंने दिया है, लेकिन इकट्ठा नहीं दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, कांग्रेस के साथ यहाँ पर आप लोग साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब में वहां पर कांग्रेस और आप पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन तो बना था लेकिन एकजुट दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ऐसा लग रहा था मीटिंग में दिखाई देता है, और कभी कभी मीटिंग में तो सब लोग पहुंचते भी नहीं है। अभी जो मीटिंग हुई उसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची थी। लेकिन देखिए, जिस तरह से मुद्दों की भी बात हो रही है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो मुद्दे आप लोग के पास है, एक मिनट में अपना जवाब प्लीज कुछ सेकंड में। भागीरथ जी, मैं पूर्वांचल से आता हूँ। एक कहावत कही जाती है कि पहले अपने घर में दिया जलाओ, तब जाकर के मंदिर में दिया जलाना। यहाँ कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस सारे क्षेत्रीय दलों से बीच में सीटें मांगती रही, किसी ने इनकी झोली में कुछ डाला नहीं। कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब है क्षेत्रों में, कोई ठीक है, मैं वही सवाल कर रहा हूँ फरीद खान जी, क्या ठीक है, जब खुद आप मजबूत रहे, ठीक है, आपकी बात आ गई। फरीद खान जी, क्या वाकई इंडिया गठबंधन सिर्फ कागजों पे था, सिर्फ मीटिंग में था, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं था? पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, गठबंधन नहीं था, आप लोग सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि वो कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है वो प्लस में है बीजेपी से ज्यादा? ममता बनर्जी हमेशा से प्लस में थी और रहेंगी, क्योंकि जो अभी श्रीवास्तव जी जो गिना रहे थे संक्षेप में, वो सारे काम शुरुआत बंगाल से ही हुए हैं। आज 5 लाख का हेल्थ कार्ड हम लोगों को दे रहे हैं, किसान योजना हम दे रहे हैं, स्टूडेंट कार्ड हम दे रहे हैं, महिलाओं को विधवा भत्ता हम दे रहे हैं, लक्की भंडार हर महिला को 1000 रुपये महीना हम दे रहे हैं। तो ये बहुत से काम जो है दीदी ने किए हैं, लोग दीदी के साथ है। कांग्रेस शायद अपनी शाख यहाँ बचा पाए कि नहीं बचा पाए, मगर जो भी हो ममता बनर्जी बचा के रखी और बचा के रखेंगी। आप लोग बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की बात, तो क्रेडिबिलिटी क्या है आज बताइए। इलेक्शन कमीशन पर 134 कंप्लेन दी गई है। मोदी जी ने जो इलेक्शन लड़ा है, जो कोई लोग टोटी चुरा ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे, ये सारी चीजों के लिए जो कंप्लेन दी गई, कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता ही है। आज ईडी सीबीआई एनआईए और आईटी की क्रेडिबिलिटी से सवाल उठता ही है, तो क्या कीजिएगा इसका? तो ये सवाल उठते हैं, उठते रहेंगे, लेकिन बस वही वाली बात है कि 4 तारीख का वेट कीजिए। बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार बिल्कुल 4 तारीख का वेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो एक लाइन आपने जोड़ी कि यहां पर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में साख बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, मुझे लगता है शायद कुछ कमी तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन दिख तो रहा है एक है, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी एक लाइन में उसका जिक्र भी किया। ममता बनर्जी कल जो नहीं जा सकी, ममता बनर्जी के घर के नीचे खुद कल इलेक्शन था, जो साउथ कोलकाता की सीट है। नहीं ठीक है, लेकिन आपने कहा कांग्रेस पश्चिम बंगाल में साख बचा पाएगी नहीं पाएगी, मुझे लगता है ये शायद बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बहुत सारी जगह इस तरह का द्वंद दिखाई दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, विवेक श्रीवास्तव जी, पुष्पलीला जी, फरीद खान जी, सुमन भटनागर जी, अरविंद खोखर जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कल एग्जिट पोल आए हैं, उसमें हर जगह बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अब 4 जून है, एक दिन के बाद 4 जून आ जाएगा, देखना होगा कि एग्जिट पोल कितना एग्जिट साबित होंगे। लेकिन अगर 2014-2019 के अगर हम आंकड़े उठा लें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में तो सच साबित हुए हैं, और जो बढ़त दिखाई देती है उसमें वो बढ़त कहीं ना कहीं कितनी जाती है या कितनी कम होती है देखने वाली बात होती है, लेकिन एक हवा का रुख तो समझ में आता है, लेकिन पर भी कितने सच साबित होंगे, कितने एग्जैक्ट साबित होंगे, ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।